आरिफ के अंदर मौत जैसी गहरी नींद सोया। ज़मीर अचानक ही अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ तो उसे खुद पर कंट्रोल पाने में बड़ी दिक्कत का सामना हो रहा था। आज जिंदगी में पहली मर्तबा उसके घर वालों ने आरिफ मियाँ को इतनी बेकरारी के आलम में देखा था। खैरियत तो है बेटा? बूढ़ी माँ से रहा न गया। उसने बेचैनी से हाथ मलते हुए कहा, सब ठीक है माँ, तुम एक काम करो, लेकिन एक बात गौर से सुन लेना। मुझसे कोई सवाल मत करना। अभी जाओ और बाबर की अम्मी को किसी बहाने से घर ले आओ। अम्मा ने कहा, अरे बेटा, इसमें घबराने की क्या बात है, ले आती हूँ, अभी जरा हंडिया देख लूं। आरिफ मियाँ ने कहा, नहीं अम्मा, तुम हंडिया की फिक्र छोड़ दो, बहन देख लेगी, तुम फौरन उन्हें ले आओ। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी वालिदा ने लापरवाही से कहा, अरे बेटा, तुम होश में तो हो, तुम्हें क्या हो गया है? बाबर की अम्मी कोई भागे चली जा रही है? कहा ना ले आती हूँ। आरिफ मियाँ ने कहा, अम्मा खुदा के लिए तुम अभी जाओ। उसने इस तरह आलम वहशत में अपनी माँ की तरफ देखा कि बूढ़ी औरत का कलेजा धक से रह गया। बोली, अच्छा जाती हूँ, अभी जाती हूँ, तुम मुतमईन रहो, आराम से लेट जाओ, मैं जा रही हूँ। बूढ़ी औरत की हैरानी में अब परेशानी नुमाया थी। उसने अपना बुर्का उठाया और बाबर के घर की तरफ चल दी। शायद बाबर की माँ के लिए भी ये बड़ी अजीब बात थी कि आरिफ मियाँ ने उसे फौरी बुला भेजा है। ऐसा जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ था। आज से पहले आरिफ ने कभी ऐसे नहीं कहा था। उसके घर के दरवाजे उस पर बंद ही कब हुए थे। वो बचपन से उनके घर के फर्द की तरह उनके दरमियान आ जा रहा था। लेकिन कुछ दिनों से बाबर के तेवर भी बदले बदले दिखाई दे रहे थे। इस बात का इल्म तो बाबर की अम्मी को भी था कि उनका बेटा तंजीम की सियासत में बहुत ज्यादा हिस्सा ले रहा है और कुछ अरसे से तो वो रातों को भी घर से गायब रहने लगा है। उस रोज तो वो चौंके बगैर न रह सकी जब बाबर ने किसी बात पर झुंझला कर अपनी अम्मी के सामने बाबा साहब की शान में अच्छी खासी गुस्ताखी कर डाली थी। ये उनके लिए वाकई लर्जा देने वाली बात थी। ऐसा शायद पहली मर्तबा हुआ था, वरना तो वो बाबा साहब की तारीफों के पुल बांधे रखता था। इस तरह अचानक उसका बदल जाना कोई नेक शगुन नहीं था। बाबर की अम्मी पढ़ी लिखी खातून थीं और वो अंदाजा कर सकती थीं कि तंजीम के गद्दारों के साथ तंजीम के वफादार क्या सुलूक करते हैं। वो मुरव्विजा सियासत की कभी हामी नहीं रही थी। उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि अपने बेटे को बजोर रोक सकती। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि उनकी औलाद नरीना का ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ रहे और किसी और तरफ न जाए। बाप ने, बहनों ने भाई को बहुत समझाया, लेकिन बाबा साहब ने जो जहर उन नौजवानों के जहनों में घोल रखा था उसने उन्हें बदतमीज बना दिया था। वो अपने वालिदैन को भी खातिर में नहीं लाते थे। अब जब से बाबर ने बाबा साहब के खिलाफ घर में बड़बड़ाना शुरू किया था तो उसके घर वाले खुश होने की बजाय खौफजदा हो गए थे। वो जानते थे एक मर्तबा उस दलदल में फंस जाने वाले के लिए वापसी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उनके बेटे के अंदर जो बगावत जन्म लेने लगी है वो उस खानदान को कहीं का न छोड़ेगी। बाबर की अम्मी को इस बात का इल्म था कि आरिफ मियाँ से ज्यादा उनके बेटे का नजदीकी दोस्त और राजदार कोई और नहीं। आज जब अचानक आरिफ मियाँ की अम्मा ने उन्हें अपने बेटे का पैगाम फौरन मुलाकात के लिए दिया तो उनका माथा ठनका। बेसाख्ता उनके मुंह से निकला, खैरियत? आरिफ की वालिदा ने कहा, अरे बहन, बस क्या बताऊं, मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ। आज जब से आरिफ मियाँ घर लौटे हैं एक पल को करार नहीं। मुझे कहा कि तुम्हें फौरन बुला लाऊं और कुछ न बताऊं, बल्कि पाबंद भी कर दिया कि ना तो इस बात का किसी और से जिक्र करूं, ना ही उससे कोई सवाल पूछूं। बाबर की अम्मी ने कहा, चलो मैं चलती हूँ, जरा बच्चियों को बता दूं। थोड़ी देर के बाद दोनों बूढ़ी औरतें आरिफ मियाँ के घर में मौजूद थीं। अम्मा, आप जरा बाहर चले, मैंने खाला जी से जरूरी बात करनी है। आरिफ मियाँ के मुंह से निकलने वाले कलिमात ने एक मर्तबा फिर दोनों बूढ़ियों को लर्जा कर रख दिया। उसकी माँ की बेचैनी बढ़ रही थी। बोली, खुदा खैर करे बेटा, ऐसी क्या बात है? आरिफ मियाँ ने कहा, देखो अम्मा, खुदा के लिए मेरी बात मान लो और कोई सवाल न करो। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी वक्त कम है, आप बाहर जाएं। ये कहते हुए उसने अपनी माँ को आहिस्ता से कमरे से बाहर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। फिर बोला, बैठिए खाला जान, मैं आपको इस तरह जहमत देने की माफी चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी थी। बाबर की जिंदगी का मसला है। मुझे उम्मीद है आप हौसले और जुर्रत से काम लेंगी। पहले ये खत पढ़ लीजिए। इतना कहकर उसने बाबर की वालिदा को बाबर का मुख्तसर खत थमा दिया। परेशान और बौखलाई हुई बूढ़ी औरत ने खत कपकपाते हाथों से थामा और पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था कि फिलवक्त वो कुछ मुद्दत के लिए अपने घर वालों से अलग हो रहा है और अपनी वालिदा को कहा था कि वो सिवाय आरिफ मियाँ के और किसी पर एतबार न करें। खत पढ़ने के बाद उन्होंने इस्तफामिया नजरों से आरिफ मियाँ की तरफ देखा। आरिफ मियाँ ने कहा, खाला जी, वक्त बहुत कम है, मैं मुख्तसर बात करता हूँ। बाबा साहब की तरफ से बाबर को कत्ल करने के अहकामात जारी हो चुके हैं और बन्ने भाई को मुहिम सौंप दी गई है। उसकी जान की सलामती के लिए उसका फौरन परदेश से गायब हो जाना जरूरी था। वो दूसरे सूबे में किसी महफूज मकाम पर चला गया है। मुझे 2 दिन तक उसके ठिकाने की खबर होगी, जहां आपकी उससे बात करवा दूंगा। कारसाज तो खुदा की जात है और हमारी जिंदगी और मौत का मालिक भी वही है।
मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि बाबर की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगाने से भी दरेग नहीं करूंगा। इरम और हुस्ना मेरी बहनें हैं, उन्हें कभी बाबर की कमी का एहसास नहीं होगा। अगर आपने रोना धोना शुरू कर दिया या खुदा न खास्ता दीवारों को भी इस राज का इल्म हो गया कि बाबर फरार हो चुका है और इसमें मेरा हाथ शामिल है, तो वो दरिंदे जिनके चुंगल में हम फंस चुके हैं मेरे और आपके घराने को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने पर मजबूर कर देंगे। फिलवक्त ये राज मेरे, आपके और खुदा के दरमियान है। बाबर की बहनों को भी सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर उन्हें अपने भाई की जिंदगी अजीज है तो अपनी जबान बंद रखें और उसकी ज्यादा जस्तजू न करें। बाबर की मां ने अचानक ही कहा, मुझे क्या करना होगा बेटे? उसके लहजे में छुपे एतमाद ने आरिफ मियाँ का हौसला बढ़ा दिया। उन्हें यकीन होने लगा था कि खाला उनसे हर मुमकिन ताउन करेगी और ये खतरा टल जाएगा। आरिफ मियाँ ने उन्हें प्लान समझाते हुए कहा, आपने इसी वक्त थाने में बाबर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। पैसों की फिक्र न कीजिए, बस ये कोशिश कीजिए कि रिपोर्ट दर्ज करवाने का वक्त जितना पीछे ले जा सकें उतना ही हमारे हक में बेहतर है। आप मेरा मतलब समझ गए हैं ना? इस वक्त 5 बज रहे हैं। आप जब पुलिस स्टेशन जाएं तो रिपोर्ट दर्ज करवाने का वक्त आज सुबह या दोपहर का लिखवाइए और ये कहिएगा कि इत्तला दिए बगैर या गुज़श्ता 40 घंटे से गायब है। चूंकि वो तंजीम का सरकर्दा मेंबर है, उसे मुखालिफ तंजीम की तरफ से जान का खतरा था। ऐन मुमकिन है कि किसी ने उसे अगवा कर लिया हो। इस बात का ख्याल रहे कि इस ड्रामे को किसी भी मरहले पर गैर हकीकी नजर नहीं आना चाहिए। मुझे इल्म है कि वो कल रात घर पर नहीं था और उसे परसों भी किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि आजकल वो तंजीम के लोगों से कुछ दूर दूर रहने लगा था। वो बोली, ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। मुझे तुम्हारी और बाबर की दोस्ती पर फख्र रहेगा। उसने जिंदगी में शायद यही एक काम अच्छा किया था कि तुम्हारे साथ दोस्ती रखी। इरम और हुस्ना को मैं इंशाल्लाह संभाल लूंगी। बाबर मेरी वाहिद औलाद नरीना है, उसके बाप का साया हम पर नहीं है। अब अच्छा या बुरा ले देकर अगर हमारे लिए इस बेरहम दुनिया में कोई आसरा है तो उसी बेटे का है। उनकी आवाज भर्रा गई थी। जब्त के मजबूत बंधन तोड़कर आंसू उनकी आंखों से बहने लगे थे। लेकिन बूढ़ी और मुअज़्ज़ज़ खातून ने ऐनक उतार कर आंखें साफ की और मजबूत अंदाज से उठकर खड़ी हो गई। आरिफ मियाँ ने उन्हें नसीहत करते हुए कहा, रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद मकामी ऑफिस में वावेला करती रहिएगा। आज से मुसलसल इस इल्जाम की तकरार हो कि उसे मुखालिफ तंजीम ने अगवा करवाया है, ताकि इन वहशियों को आप पर शक न हो सके। इस बात का ख्याल रहे कि बाबा साहब बड़ा मक्कार शख्स है और आपकी कड़ी निगरानी 59 के इंटेलिजेंस यूनिट से करवाएगा, इसलिए बहुत मोहतात रहिएगा। वो बोली, बेटा इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि उन्हें शक न होने दूं। तुम बाबर की चेक बुक ले जाओ। आरिफ मियाँ ने कहा, खाला जी इस दरवाजे से बाहर जाइए और कोशिश कीजिए कि किसी को इस बात का इल्म न हो कि थाने में रिपोर्ट लिखवाने से पहले आपने मुझसे मुलाकात की थी। अपनी अम्मी को मैं समझा लूंगा। खुदा हाफिज। वो बोली, खुदा हाफिज बेटा, अल्लाह तुम्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे। खाला जी के बाहर जाते ही उसने अपनी अम्मा को दोबारा कमरे में बुलाया। अभी तक बाबर की माँ के घर आने का इल्म सिवाय उन दोनों के किसी और को नहीं हुआ था। आरिफ मियाँ ने कहा, अम्मा भी, मुख्तसर बात यह है कि बाबर की जिंदगी को खतरा है। अगर आप उसे कुछ अपना समझती हैं तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए आपको मेरी 2 बातों पर सख्ती से अमल करना है। पहली बात तो वही कि मुझसे कोई सवाल न करें। दूसरी बात कि बाबर की वालिदा के अपने यहाँ आने का किसी से तस्करा न कीजिएगा। आप यूँ समझिए कि वक्त 2 घंटे पीछे चला गया है और मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ। खुदा के लिए इस बात का जिक्र मेरी बीवी या घर के किसी भी फर्द के सामने हरगिज न कीजिए। आरिफ के चेहरे का तनाव, गुफ्तगू की संजीदगी और कदरे घबराहट ने उनकी माँ पर भी घबराहट तारी कर दी थी, लेकिन उन्होंने सूरत हाल को किसी हद तक समझते हुए फिल वक्त खामोश रहना और अपने बेटे की हाँ में हाँ मिलाना ही जरूरी समझा। अम्मा बी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा मेरे लिए बाबर दूसरा बेटा है। तुम जानते हो कि मैंने उसे हमेशा माँ की नजरों से देखा है। मुतमईन रहना, उसकी जिंदगी मुझे तुम्हारी जिंदगी की तरह अजीज है। मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। तुम्हारे अब्बा से भी इस बात का जिक्र नहीं करूंगी। आरिफ की वालिदा ने फिल वक्त बेटे की हाँ में हाँ मिला दी थी, लेकिन एक धड़का उनके दिल को मुस्तकिल लग गया था। बाबर की वालिदा ने आरिफ मियाँ की नसीहत पल्ले बांधी। घर आकर उन्होंने मुनासिब पैसे लिए और थाने का रुख किया। तंजीम के एक सरकर्दा रुकन की वालिदा की थाने में आमद कोई मामूली बात नहीं थी। किसकी मजाल थी कि उनके हुक्म से इनकार करता। मौके पर मौजूद एएसआई ने उनके हुक्म की तामील की और डरते डरते बाबर की वालिदा से मामूली रिश्वत वसूल करके दोपहर के औकात में उनकी रिपोर्ट दर्ज कर दी। उस वक्त थाने में ज्यादा जिम्मेदार लोग नहीं थे और अमले के ज्यादा लोग अदालतों में मसरूफ थे। ये बात रिपोर्ट लिखने वाले तक ही रही कि एफआईआर में कुछ घंटों का हेर फेर किया गया है।
वहां से बूढ़ी औरत ने मकामी तंजीम के दफ्तर का रुख किया और जिंदगी में दूसरा झूठ ये बोला कि वो सुबह से 2-3 मरतबा दफ्तर आई थी, लेकिन यहाँ ताला लगा देखकर वापस लौट गईं। वाकई दफ्तर सुबह से बंद था और कुछ देर पहले ही खुला था। उन्होंने मकामी जिम्मेदारों को बताया कि बाबर 2 दिन से गायब है और मजबूर होकर उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने रोते हुए तंजीम के मकामी जिम्मेदारों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि जरूर उनके बेटे को मुखालिफ तंजीम वालों ने अगवा कर लिया है, क्योंकि उनके बेटे ने कई दफा इस बात का शक जाहिर किया था। मकामी यूनिट इंचार्ज ने उन्हें तसल्ली दी, खाला भी आप बेफिक्र रहिए, घर तशरीफ ले जाइए, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। मैं सेक्टर ऑफिस से राब्ता करके उन्हें सूरत हाल की खबर देता हूँ। तंजीम के साथ ही उन्हें घर तक छोड़ने आए थे, फिर उन्हें तसल्ली और तशफ़ी देकर वापस लौट गए। बाबर की बहनों को जब इस सानहे की खबर हुई तो उनके घर में कोहराम मच गया। मोहल्ले के लोग पुरसा देने के लिए जमा हो गए। आरिफा को अचानक अपने यहाँ देखकर वो चौंके बगैर न रह सका। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, आप और यहाँ? शेरगुल ने घर में दाखिल होकर मामूल के मुताबिक अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नजर सहन में बैठी आरिफा पर पड़ी, जो उसकी वालिदा के साथ खामोश बैठी हुई थी। बोली, हाँ मैं, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? क्या हुआ अगर मेरी सहेली इस दुनिया में नहीं रही? मैं तो अभी जिंदा हूँ। उसकी आवाज में छुपे कर्ब ने शेरगुल को भी उदास कर दिया। वो खामोश रहा। उस वक्त खामोशी से बेहतर कोई जबान नहीं थी जो उसके दिली जज्बात की अक्कासी कर सकती। शेरगुल की माँ ने कहा, तुम बेटी के पास बैठो, मैं चाय लाती हूँ। बूढ़ी माँ, जिसकी आंखें अपनी मरहुमा बेटी के लिए खून रोते रोते अब धुंधलाने लगी थीं, उनकी तरफ देखे बगैर किचन में चली गई। शेरगुल ने उसके सामने वाली कुर्सी संभालते हुए ठंडी सांस ली। बोला, खुदा को यही मंजूर था शायद, काश वो उस रोज कॉलेज ही न गई होती, लेकिन नहीं, कोई तो बहाना आखिर बनता था। आरिफा ने शेरगुल की तरफ मानी खेज नजरों से देखते हुए कहा, मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही हूँ आपको मुबारकबाद देते हुए। सुना है किसी ने उस मूजी कुत्ते को मार डाला है, यकीनन नजमा की रूह को बहुत खुशी हुई होगी। शेरगुल ने नजरें मिलाए बगैर कहा, जालिमों की रस्सी दराज करना अल्लाह की आदत है, लेकिन जब वो गिरफ्त पर आए तो फिर बड़े बड़े नमरूद और फिरौन भी नहीं बच पाते। उस बेचारे की कोई हैसियत ही नहीं थी। आरिफा ने कहा, शेरगुल, मालूम नहीं आप मेरी बात को किस अंदाज में लेंगे, लेकिन मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि उस दरिंदे की मौत से मेरे दिल पर पड़ी मनोवजनी चट्टान हट गई है। मैं कमजोर लड़की हूँ, इतनी कमजोर कि अपने वालिदैन की इज्जत के खौफ से मैंने अपनी सहेली पर हमला करने वाले वहशियों की निशानदही भी न की, लेकिन खुदा शाहिद है, मैंने ऐसा किसी खौफ से नहीं, महज अपने वालिदैन की बेहुरमती के डर से किया। मुझे मरने से खौफ नहीं आता शेरगुल, मैं सारी जिंदगी इस पछतावे का शिकार रहूंगी कि उस वहशी की मौत मेरे हाथों क्यों ना हुई। काश मैंने उसे अपने हाथों से गला दबाकर मौत की गहरी नींद सुलाया होता, काश ऐसा होता। इंटेलिजेंस की नौकरी करते हुए शेरगुल को भी 4-5 साल होने को आए थे और वो अंदाजा कर सकता था कि ये लड़की अदाकारी नहीं कर रही। उसके दिल की आवाज है जो उसके होंठों के रास्ते बाहर आ रही है। ये जानने के बावजूद कि शेरगुल के घर आने के जुर्म की सजा क्या हो सकती है, उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। वाकई वो बहादुर लड़की थी। शेरगुल ने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ आरिफा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम किस जहनी कशमकश का शिकार हो, क्योंकि उस भयानक तजुर्बे से मैं भी गुजरा हूँ, लेकिन इसमें कोई मसलहत होगी। अच्छा हुआ तुमने जाकिर का नाम पुलिस के सामने नहीं लिया, वरना खुदा जाने बाबा साहब के गुंडे तुम्हारे साथ क्या सलूक करते। लेकिन तुमने देखा वो मारा गया, वो कुत्ते की मौत मर गया। एक नजमा ही क्या, न जाने ऐसी कितनी मासूम और बेगुनाह लड़कियां जिन्हें उस मूजी ने रूहानी और जिस्मानी मौत से दो चार किया, आज खुश होंगी। इंसान बेबस जरूर है, लेकिन जुल्म के खिलाफ अगर कमजोर इंसान भी डट जाए तो अल्लाह ताला जरूर उसकी मदद फरमाते हैं। उसने अंदाजा कर लिया था कि आरिफा सूरत हाल को समझने लगी है। ये आरिफा ही थी जिसने उस कातिल की निशानदही की थी और वो दूध पीती बच्ची नहीं थी। वो जानती थी कि उस शहर की पुलिस कम से कम जाकिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यकीनन उसे अंदाजा हो गया कि ये कारनामा किसने अंजाम दिया है। आरिफा ने कहा, मैं उसकी जान की सलामती के लिए खुदा के हुजूर जाने कितनी दुआएं मांग चुकी हूँ शेरगुल। जिस किसी ने उस मूजी को मौत के घाट उतारा, उसने वाकई इस शहर की सहमी हुई और खौफजदा लड़कियों को नई जिंदगी से दो चार किया है। शेरगुल, शायद आप अंदाजा न कर सकें कि इस शहर के मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम न जाने कितनी लड़कियां इन गुंडों की बहीमत का निशाना बनने के बाद इस खौफ से हरफे शिकायत लब पर नहीं ला सकती कि उनके वालिदैन और बहन भाइयों को जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा।
आपको इल्म है कि जाकिर और उसके दरिंदे साथी जो बिला खौफ व खतर किसी भी बाकिरा लड़की की इज्जत को मिट्टी में मिला देते थे, उसकी जबान बंद रखने के लिए उसकी पाक दामनी का खून करने के बाद उसे ये एहसास दिलाते कि अगर उसने अपनी जबान खोली तो उसकी बहनों और बाज हालतों में माँ का भी यही हशर होगा, और वो बेचारी लड़कियां खौफजदा भेड़ के बच्चों की तरह उन वहशियों के जबर सहती रहती। शेरगुल मेरे कॉलेज की 3 लड़कियां गुज़श्ता 1 साल के दौरान अपनी बेकसी और बेबसी पर बतौर एहतजाज खुदकुशी कर चुकी हैं। उन हंसती मुस्कुराती जिंदगियों को मौत के अंधे गार में धकेलने वाला वही वहशी दरिंदा जाकिर और उसके साथी थे। इस मरहले पर उसकी आवाज भर्रा गई और वो खामोश हो गई। शेरदिल की माँ चाय बनाकर ले आई थी और उनके सामने धरी मेज पर रख कर फिर वापस लौट गई थी। शायद अभी तक उसके लिए अपने जज्बात पर काबू पाना नामुमकिन था। शेरगुल ने कहा, आरिफा, आपको इस बात का एहसास तो होगा कि इस घर में आपकी आमद से उन लोगों। आरिफा ने उसकी बात काटते हुए कहा, जहन्नम में गए वो लोग। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी मसलहतों पर। मैंने अपने घर वालों से कह दिया था कि मैं जिंदगी में उनके लिए पहला और आखिरी नाजायज हुक्म मान रही हूँ। ये जिंदगी मेरी है, खुदा की अता करदा इस जिंदगी को, अपनी जान को, अपने आप को मैंने इस शहर में जन्म लेकर तंजीम के वहशियों के पास गिरवी नहीं रख दिया। वो कौन होते हैं मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने पर मजबूर करने वाले? शेरगुल, मैं यहाँ हौसला पाने आई हूँ। मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी है। मैं अंधेरों में भटकने की बजाय रोशनी में आकर जीना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे बेहौसला न करना। मेरी उम्मीद को इस इब्तिदाई मरहले पर ही मौत की नींद न सुला देना। ये बगावत जो मेरे अंदर जागी है, मेरे जैसी कई मजबूर और मजलूम लड़कियों के लिए मशले राह बन जाएगी। शेरगुल, मुझे इस नाजुक मरहले पर आपका साथ चाहिए। अपनी बात के खात्मे पर अचानक ही उसने शेरगुल का हाथ थाम लिया। एक लम्हे के लिए तो शेरगुल गड़बड़ा कर रह गया। आरिफा की इस अचानक और कतई लाशऊरी हरकत ने उसे बौखला कर रख दिया। खुद आरिफा को समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हो गया है। उसने हैरान परेशान शेरगुल का बाजू चंद लम्हे थाम कर आहिस्तगी से छोड़ा और शर्मिंदा सी होकर नजरें झुका ली। खुद शेरगुल ऐसी ही कैफियत का शिकार था। चाय दोनों के हाथों में पकड़ी प्यालियों में ठंडी होने लगी थी। दोनों ने अपनी नजरें झुका ली।